आज तक न्यूज़ के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, इससे पहले आप इस कहानी की 24 एक साथ सुन चुके हैं। अब किस्त 25 से मुलाहिज़ा फरमाएं। बस यही फ़र्क पड़ता कि गज़ाला और ज़्यादा परेशान हो जाती, और मैं तो उस बात के लिए मुद्दत से तरसा हुआ था कि कोई कभी मेरे लिए भी परेशान हो। मैंने टाई उतार कर ड्रेसिंग टेबल पर डाल दी और दोबारा घर से रवाना हो गया, क्योंकि अच्छी तरह अंदाज़ा था कि गज़ाला फ़ोन पर बात होने के बाद मेरे इंतज़ार में एक एक मिनट गिन कर गुजार रही होगी। उसने मेरी गाड़ी का हरन सुनते ही फौरन फाटक खोला था। शायद वो फाटक से मुल्हिक कालान पर मेरी आमद की मुंतज़िर थी। मैं मुस्कुराती हुई गाड़ी अंदर मुख्तसर से पोर्च में लेता चला गया, क्योंकि अब मैं उस घर का एक रुकन बन चुका था। गज़ाला से काफ़ी देर मेरी बातचीत होती रही थी। कर्नल साहब बाहर गए हुए थे और उसकी अम्मी नहाने में मसरूफ थी। गज़ाला के दिल में जितनी नफरत अपने माँ बाप के लिए थी, शायद ही किसी और के लिए होती। मैंने गज़ाला को तमाम हक़ाइक़ से आगाह किया कि किस तरह उसकी वजह से उसके माँ बाप के दिल पर छुरियां चल रही थी। मेरे समझाने पर गज़ाला को कुछ समझ आ गई। उसके बाद वहां बैठे बैठे हमने बहुत सारे प्लान तरतीब दिए, जिसमें यह भी बातें शामिल थी कि हमें किस तरह माफिया तंजीम का कला कमा करना है। मैं वहां से रवाना हुआ तो ज़हनी तौर पर नहायत तरोताज़ा था। गज़ाला के घर वालों से मेरा कोई लालच वाबस्ता नहीं था, लेकिन मैं महसूस कर रहा था कि जूं जूं उस घराने से मेरे मरासिम में पुख्तगी आती जा रही थी, अपनी ज़ात में मेरा एतमाद मुस्तहकम होता जा रहा था, जैसे मेरी ज़ात के तिश्ना पहलुओं की तकमील हो रही हो। B1 तमाम सरगर्मियां तर्क करने की हदायत देकर मकाफात अमल के आफाकी फलसफे के तहत जहन्नुम वासिल हो चुका था। A2 ने उसकी हदायत की तायीद की थी, लेकिन मेरी निगाह में उस हदायत की कोई अमली अहमियत नहीं थी। अखबारी इतलात की रोशनी में यह वहम भी दूर हो चुका था कि कहीं मेरी और B1 की गुफ्तगू किसी ने सुन न ली हो। लिहाजा हर राज मेरी ज़ात तक महदूद था, और यह इम्कान बाकी नहीं रह गया था कि पेशकदमी की सूरत में मैं किसी नागहानी जाल में फंस जाऊंगा। लाहौर में एशियन सिंडिकेट लिमिटेड A2 के बारे में खोज लगाने से कबल मेरी तरजीहात में एडिक्शन क्योर सोसाइटी का नाम सरफहरिस्त था, जिसकी ताहयात रुकनीत के सिकंदर अली ने अपनी नेक नामी के बल पर चंदे देकर हासिल कर ली थी। मैं देखना चाहता था कि वो सोसाइटी कौन लोग किन बुनियादों पर चला रहे थे और उस प्लेटफार्म से तंजीम किस तरह इस्तेफादा कर रही थी। मोहम्मद अली हाउसिंग सोसाइटी में थोड़ी देर भटकने के बाद मैं उस खूबसूरत बंगले तक पहुंचने में कामयाब हो गया, जिस पर सोसाइटी के नाम का बोर्ड लगा हुआ था, और खुले हुए फाटक में से वो बैरूनी कमरा नजर आ रहा था जिस पर बाहर ही से किसी दफ्तर का गुमान होता था। मैंने फाटक से आगे बढ़कर गाड़ी एक किनारे से पार्क कर दी और दरवाजे लाग करके उस खुले हुए फाटक से अंदर दाखिल हो गया। फिर बरामदे के एक सतून की ओट में 24 स्टूल पर ऊँगता हुआ उस इदारे का एक कारिंदा भी नजर आ गया। मैं उसके करीब पहुंचा तो वह सतून से सटिकाए आंखें मूंदे बैठा हुआ था। मेरे कदमों की चाप भी उसके आराम में खलल अंदाज नहीं हो सकी थी। मैं नरमी से उसका चाना छुआ तो उसने हड़बड़ाकर आंखें खोल दी। उसकी आंखें लाल भभूका हो रही थी। आंखों की सुकड़ी हुई पुतलियों में गैर मामूली चमक मौजूद थी, जिसे देखकर मैं हैरान रह गया। वो अलामात यकीनी तौर पर किसी नशे के इस्तेमाल की निशानदेही कर रही थी। नशे के रोग में मुब्तला मरीजों के इलाज का दावा करने वाले इदारे में एक नशेबाज की मौजूदगी हर एतबार से हैरतनाक थी। सोसाइटी का दफ्तर किधर है? मैंने सवाल किया तो उसने सामने वाले दरवाजे की तरफ हाथ उठा दिया। अंदर नसीम साहब बैठे हैं, वो सोसाइटी के सेक्रेटरी हैं, और तुम यहाँ गोली लगाए बैठे हो। मैंने उसे घूरते हुए खुश्क और चुपते हुए लहजा में कहा। उसका चेहरा फक हो गया और फिर वो हकलाते हुए मुश्किल मेरे आयद किए हुए इल्जाम से इनकार कर सका था। झूठ मत बोलो, मैं धीमी आवाज में उसे फटकारा। मैं नशेबाज को हजारों के मजमा में अलग पहचान सकता हूँ। झूठ बोलोगे तो अभी खड़े खड़े नौकरी से निकलवा दूंगा। वो दोनों हाथ जोड़कर खियाने लगा। नसीम साहब से शिकायत न करना साहब, अब ड्यूटी पर चरस को हाथ भी न लगाऊंगा। मैं बंद दरवाजे का हैंडल घुमाकर अंदर दाखिल हो गया। वह वसी कमरा एयर कंडीशन था और फर्श पर दबीज कालीन बिछा हुआ था। कमरे में 2 मेजें पड़ी हुई थी। बड़ी मेज के अक्ब में रिवॉल्विंग चेयर खाली पड़ी हुई थी। दूसरी मेज के पीछे एक अधेड़ उम्र लेकिन सेहतमंद आदमी अखबार खोले बैठा हुआ था। मुझे देखते ही उसने अखबार मेज पर डाल दिया। नसीम साहब, मैंने उसकी मेज की तरफ बढ़ते हुए इस्तफसार तलब लहजे में कहा, और वो फौरन ही मशीनी अंदाज में बोल पड़ा। जी हाँ, मैं एडिक्शन क्योर सोसाइटी का सेक्रेटरी हूँ। तशरीफ रखिए। किस सिलसिले में ज़हमत फरमाई आपने? आपकी सोसाइटी की नेकनामी यहाँ खींच लाई। मैंने उसके मुकाबले बैठते हुए कहा, तरीकाकार का इल्म हो तो शायद मैं भी आपके प्रोग्राम में कुछ हिस्सा ले सकूं। हम मंशियात की आदत में मुब्तला मरीजों का इलाज करते हैं। वो किसी मदारी के रटाए हुए तोते की तरह बोलने लगा। और खिदमत बिला मुआवजा फराम की जाती है। हमारे अखराजात मुखय्यर हजरात के एहतियात से पूरे होते हैं। सोसाइटी समाजी बहबूद के महकमे में भी रजिस्टर्ड है, लेकिन सरकारी ग्रांट अखराजात के मुकाबले में नाकाफी होते हैं। मैं दफ्तर के लवाजमात पर फिर एक निगाह दौड़ाई। कालीन, एयर कंडीशन, इलेक्ट्रिक टाइप राइटर, फोन और पर्दों से लेकर फर्नीचर तक हर चीज खासी कीमती थी। उस करोफर के पेश नजर सोसाइटी के खतीर बजट का अंदाजा लगाना दुश्वार नहीं था, जो सरकारी इमदाद से किसी भी तरह पूरा नहीं हो सकता था। पहले हमारे पास खासी तादाद में रजाकार मौजूद थे, जो मंशियात की वबाई लहर की जद में आए हुए गुंजान इलाकों में घर घर जाकर
लोगों को मंशियात की तबाहकारियों से आगाह करते थे। हमारा इरादा एक गश्ती फिल्म यूनिट भी कायम करने का था ताकि लोगों को फिल्में दिखाकर मंशियात के नुकसान से आगाह किया जाए। लेकिन बाद मकामात पर गुंडों ने हमारे रजाकारों को बहुत बेरहमी से मारा पीटा था। उस वक्त से यह सिलसिला रोक दिया गया है, लेकिन इलाज मुआलजा बदस्तूर जारी है। वो रुके बगैर मुसलसल बोलता ही चला गया। फिर उसने दराज से एक किताबचा निकाल कर मेरी तरफ बढ़ा दिया। उसके मुतालिया से आपको हमारी कारकर्दगी का अंदाजा हो सकेगा। मकामी इंतजामिया से तहफ़्फ़ुज़ हासिल करके अगर फिल्म शो किए जाएं तो शायद इंफरादी राब्ते से ज़्यादा मुअस्सर साबित हो सकते हैं। मैंने अंग्रेजी जुबान में चिकने कागज़ पर छपे हुए किताबचे की वर्करदानी करते हुए कहा, हो सकता है कि इस सिलसिले में कोई तजवीज़ से गौर हो। उसने मुआज़र खाना लहजे में कहा, जो पॉलिसी मुझ तक पहुँचती है उससे आगे मुझे कुछ इल्म नहीं होता। कागजी हद तक मोबाइल फिल्म यूनिट की तजवीज़ आज भी जिंदा है। सेक्रेटरी होते हुए आप मजूजा निकात से लाइल रहते हैं। मैंने हैरत से सवाल किया। मैं दरअसल यहाँ कुल वक्ती मुलाजिम हूँ। उसे मुस्कुराते हुए वजाहत की, पॉलिसी का इन्हिसार मोहसिन साहब पर होता है। सोसाइटी के वही बानी और चेयरमैन हैं। वो कब मिलते हैं? मैंने सवाल किया। वो दरअसल उनका कारोबार बहुत फैला हुआ है, अक्सर बैरूनी दौरों पर जाते रहते हैं। कभी कभार फुर्सत मिलती है तो यहाँ भी आ जाते हैं। वो दूसरी मेज उन्हीं की है। मैंने चंदा देने की बात की तो नसीम का चेहरा खिल उठा। उसने बातें फैलाकर कहा, आप जिस तरह चाहे अदायगी कर सकते हैं। नसीम खासी मालूमात फराम कर रहा था। असल चक्कर यूं था कि मोहसिन का एक करीबी रिश्तेदार वजारत सेहत समाजी बहबूद में एक ऐसे ओहदे पर फाइज था कि बयाक जुम्बश कलम किसी को भी खतीर फायदा पहुंचा सकता था। उन दिनों मोहसिन माली दुश्वारियों से दुचार था और एक मुजाफाती बस्ती में घरेलू इस्तेमाल की कमतर दर्जे की अशिया किस्तों पर फरोख्त करता था। अपने रिश्तेदार के इख्तियारात से फैज़याब होने के लिए उसके इमाम पर मोहसिन ने एडिक्शन क्योर सोसाइटी की बुनियाद डाली, क्योंकि उन दिनों मंशियात के बढ़ते हुए इस्तेमाल के खिलाफ बेचैनी की शदीद लहर फैली हुई थी और सरकारी सतह पर उस समत में की जाने वाली हर कोशिश की सरपरस्ती की जा रही थी। इब्तिदा में मोहसिन की दुकान के पत्ते से सोसाइटी ने सिर्फ छपे हुए खूबसूरत लेटर पैड पर जन्म लिया था, लेकिन कलील सी मुद्दत में सोसाइटी को मुतलका महकमे के रजिस्ट्रेशन के साथ ही ग्रांट भी मिल गई। ग्रांट की रकम हाथ आते ही मोहसिन ने मोहम्मद अली सोसाइटी के उस बंगले में दफ्तर कायम किया और उन्हीं दिनों नसीम को कुल वक्ती सेक्रेटरी के तौर पर मुलाजिम रख लिया। काम की इब्तिदा बराए नाम मुआवजे पर सोशियोलॉजी के तलबा और तालबात की जुज़ वक्ती खिदमात से हुई। मुख्तलिफ आबादियों के सर्वे के दौरान में बहुत से पुरजोश रजाकार भी फराहम हो गए। फिर सर्वे रिपोर्टों के आदाद शुमार की मदद से असर अंगेज किताबचे छुपवाए गए जो सरकारी महकमों के साथ अच्छी शोहरत रखने वाले मुखय्यर शहरियों और इदारों को भी अरसाल किए गए। उसके बाद वजारत सेहत और समाजी बहबूद के उस बड़े अफसर की सदारत में एक होटल में इसराने के साथ इंसदाद और तरक्के मंशियात पर एक तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें मुअज़्ज़ज़ीन शहर भी मदऊ किए गए थे। जलसे में खतीर एहतियात दिए गए क्योंकि प्रोग्राम बहुत मुअस्सर और कामयाब रहा था और यूं एडिक्शन क्योर सोसाइटी इब्तिदा ही से मुस्तहकम बुनियादों पर चल निकली। 2-2.5 साल बाद मोहसिन का वो मोहसिन रिश्तेदार अपने ओहदे से रिटायर हो गया, लेकिन एडिक्शन क्योर सोसाइटी का नाम तमाम अहम सरकारी महकमों की फाइलों में दर्ज हो चुका था। लिहाजा अपने माजी की बुनियाद पर उसे तमाम सरकारी रायतें मिलती रहीं और रफ्ता रफ्ता सोसाइटी की सालाना आमदनी कई लाख रुपए तक पहुंच गई। उसके तहत शहर के 3 इलाकों में मंशियात के आदी मरीजों के इलाज के लिए मराकज कायम थे, जहाँ एजाजी और तनख्वाह याफ्ता माहिरीन बारी बारी बैठते थे। सोसाइटी के साथ साथ मोहसिन की कारोबारी मसरूफियात भी बढ़ती चली गई, लेकिन सोसाइटी से उसकी वाबस्तगी बरकरार रही। उसने अपनी कोशिशों से सोसाइटी के अस्पताल के लिए हुकूमत से 1.5 एकड़ जमीन भी हासिल कर ली थी, लेकिन फंड्स की कमी के बायस उस वसी प्लाट पर एक कमरे और साहिबान से ज्यादा कुछ न बन सका। सोसाइटी के नाम पर इम्पोर्ट ड्यूटी और सेल्स टैक्स की अदायगी से मुस्तस्ना बाज़ आलात और मशीनें दरामद के बाद बकौल नसीम के बेमसरफ पड़ी हुई थी, लेकिन मुझे यकीन था कि उनसे मोहसिन का दामाद काम ले रहा होगा। मोहसिन उस कोशिश में लगा हुआ था कि मुतलका महकमों से उस प्लाट पर अहाते के साथ दुकानें निकालने की इजाजत मिल जाए तो उनकी फरोख्त से होने वाली आमदनी से अस्पताल की तामीर के काम का आगाज किया जा सके। उसी के साथ सोसाइटी अस्पतालों की तामीर के लिए चंदे की फराहमी की खसूसी मुहिम भी शुरू करने का इरादा रखती थी। नसीम ने बताया कि मंशियात के इस्तेमाल की वबा खौफनाक पैमाने पर फरोग पजीर थी। 2 हफ्ते बाद सोसाइटी की जानिब से एक स्टडी ग्रुप लियारी के इलाके में मंशियात की खरीदो फरोख्त और खेप के बारे में खुफिया सर्वे करने वाला था। ग्रुप के अराकीन अपनी हैसियत और मकासद का इजहार किए बगैर मकामी आबादी में घुल मिलकर मालूमात हासिल करते मिलनी निजी सतह पर काम के अंदाज को देखने का वो एक अच्छा मौका था। लिहाजा जब नसीम ने झिझकते हुए मुझे स्टडी ग्रुप में शमूलियत की दावत दी तो मैं बिला तामुल तैयार हो गया। मैं वहां से रवाना हुआ तो नसीम मेरा गर्विदा हो चुका था और मैंने फैसला कर लिया था कि मैं गजाला की माँ और कामरान के सिलसिले में मोहसिन के दामाद से जरूर रजू करूंगा ताकि उनके इलाज के साथ ही उस शख्स को भी करीब से देखने और समझने का मौका मिल सके। मैंने कार गली में घुमाई तो तारीख शीशों वाली सुर्ख करोला को अपने मकान से जरा पहले खड़ा देखकर चौंक पड़ा। मेरे लिए वो कार नई नहीं थी। मैं 1 से ज्यादा बार C1 को उसमें देख चुका था, लेकिन मुझे उसकी कार का नंबर याद नहीं था। लिहाजा मैंने सर झटक दिया। शहर में उस रंग और मॉडल की तारीख शीशों वाली न जाने कितनी कारें रही होगी। वो इत्तेफाक भी हो सकता था
फिर C1 को मेरे पास दौड़े आने की कोई जरूरत नहीं थी। मैंने अपने ताक्कुब में लगे हुए उस आदमी के बेरहमी से मुरम्मत जरूर की थी, लेकिन उस बारे में वो ऑपरेटर्स पर भी बात कर सकता था। लेकिन पोर्श में गाड़ी से उतरते ही जब मुझे बताया गया कि ड्राइंग रूम में कोई मुलाकाती 1.5 घंटे से मेरी वापसी का इंतजार कर रहा है, तो मेरा माथा ठिनका। बावर्ची ने बताया कि खतरनाक सूरत वाला मुलाकाती जबरदस्ती इंतजार करने पर मुसर था। उसने 2-3 मरतबा मेरी तलाश में फैक्ट्री भी फोन किया था। घर में एक ही नंबर पर 2 लाइनें होने का वाज़ेह नुकसान था कि मुलाजमीन किसी गुस्ताख मुलाकाती को फोन इस्तेमाल करने से नहीं रोक सकते थे। मैं ख्वाबगाह में जाने के बाद ड्राइंग रूम वाले फोन का सिलसिला मुनक़ते कर देता था। ये बात मुलाजिम भी जानते थे, लेकिन मेरी अदम मौजूदगी में ख्वाबगाह मकफिल होने के बायस वो कुछ भी न कर सके थे। C1 ड्राइंग रूम में दाखिली दरवाजे के ऐन मुकाबले विराजमान था। मुझे देखते ही वो सोफा छोड़कर उठ गया। मैं दरवाजे में रुक कर खुश्क निगाहों से उसे घूरने लगा, फिर सर्द लहजे में बोला, तुम यहाँ क्यों आए हो? मजबूरी, उसने संजीदगी के साथ कहा। मुझे यूं घूरो नहीं, अंदर चले आओ, मैं बहुत परेशान हूँ। तुम ऑपरेटर्स पर भी बात कर सकते थे। मैंने अंदर दाखिल होते हुए धीमे मगर सख्त लहजे में कहा, तुमने उस पर राब्ते से मना कर दिया था। वो संजीदा जरूर था, लेकिन उसके अंदाज से बेपरवाही मुतरश्शे थी, जैसे उसे मेरे रद्द अमल की कोई फिक्र ना हो। खूब, मैंने बैठते हुए जाहिया लहजे में कहा, और घर पर दौड़े चले आने की इजाजत दे दी थी। घर मालूम था तो तुम फोन नंबर मालूम करके उस पर भी बात कर सकते थे। मेरे चुपते हुए लहजे का उस पर कोई असर नहीं हुआ और वो एक गहरा सांस लेकर मेरे करीब ही बैठ गया। मैं आज किसी और काम से हूँ, लेकिन ये बता दूं कि आज तुमने अच्छा नहीं किया। वो बगौर मेरी तरफ देखते हुए धीमे लहजे में बोला, क्या अच्छा नहीं किया? मैंने अनजान बनकर रुखाई से सवाल किया। उसे अस्पताल में दाखिल करवाना पड़ा है। वो धीमे और पुरस्कून अंदाज में बोला, तुमने मेरे आदमी से उलझकर मुझसे मुखासमत मोल लेने की कोशिश की है। तुम्हें क्या जरूरत थी उस पर हाथ उठाने की? ओह, मैंने होंठ स्केड़ कर तहय्युर ज़दा आवाज में कहा, तो वो स्याह कार वाला भी तुम्हारा ही आदमी था। मेरी कामयाब अदाकारी पर वो सिटपिटा गया और उसकी आंखों में उलझन के आसार नजर आने लगे। तो तुम्हें शुबा था उसमें? शुबा? मैंने पूरे एतमाद लहजे में कहा, मेरे तो वहमो गुमान में भी नहीं था कि वो तुम्हारा आदमी होगा। उस वक्त हालात मखदूश हैं, हदायत शायद तुम्हें भी याद होंगी। फिर आज की अखबार देखने के बाद तो मैं जरूरत से ज्यादा चुकन्ना हो गया था। तुम्हारे आदमियों को कौन सा मैं पहचानता हूँ? स्याह कार वाले को किसी गुमनाम दुश्मन का हरकारा समझ कर घेरा था। वो तो गनीमत हुआ कि मैं मुसल्ला नहीं था और बहुत सी बातों के साथ वो जान से बच गया था, वरना मैं तो उसे खत्म ही करने पर तुल गया था। उसका चेहरा बिगड़ गया, जैसे मिठास के धोखे में उसने कोई मिर्च चिबा डाली हो। तुम दुश्मन भी समझते थे तो उससे उलझने की जरूरत क्या थी? पीछा छुड़ा कर निकल जाते। इन हालात में जरा सी बदएहतियाती गर्दन का फंदा बन सकती है। अगर पुलिस की कोई कश्ती पार्टी उधर आ निकलती तो क्या होता? शायद तुम तारिक और सिकंदर अली का अंजाम भूल गए हो। मुझे सब कुछ याद है, आदा करने की जरूरत नहीं, मैंने सख्त लहजे में कहा। मुझ पर उसी वजह से खून सवार हुआ था। मैं ये नहीं कर सकता था कि किसी दुश्मन की निगाहों में आ जाऊं। जहां मैंने उसे घेरा वो इलाका मेरा देखा भाला है। उसकी चीखों पर लोगों के इकट्ठे होने का इम्कान पैदा होते ही मैं भाग निकला था। फिर फैसला कुन लहजे में बोला, जब तमाम सरगर्मियां मौकूफ करवा दी गई हैं तो ताकुब का सिलसिला भी फौरन बंद होना चाहिए। वैसे भी तुम्हारे आदमी इतने मजे हुए नहीं हैं, आसानी से निगाहों में आ जाते हैं। आइंदा के लिए ये याद रखना, अपने हर आदमी का चेहरा दिखाओ या उन्हें मोहतात रहने का मशवरा दो। मेरे साथ दोबारा ऐसी गलतफहमी पेश आ सकती है और इसका अंजाम खूनरेजी से किसी तरह कम न होगा। तुमने अभी आज के अखबारात का हवाला दिया था। वो कदर ठहरे हुए लहजे में बोला, शायद तुम भी उस नतीजे पर पहुंचे होगे कि B1 खत्म हो गया। MT300 की बर्बादी के बाद हम लोगों के लिए यह बात राज नहीं रही है। आम हालात में तुम्हारे मशवरों का मैं पाबंद था, लेकिन खुसूसी हालात में B1 से बराह रास्त हदायत मिलती थी। उसके आखिरी पैगाम से वाकिफ होने के बाद कल मैंने A2 से राब्ता कर लिया था। वो खामोश होकर सिगरेट सुलगाने लगा और मैं मुतजस्सिस अंदाज में उसके दोबारा बोलने का इंतजार करने लगा। सिगरेट के 2 गहरे कश लेकर वो मेरी तरफ देखकर मुखातिब हुआ, कल तुम्हारी बीतू A2 से बात हुई थी। उसका लहजा पुरएतमाद और तायद तलब था। मैंने महज असबात में सर हिला कर रख दिया। उसने मुझे हदायत की है कि किनारा कशी की इस अबूरी मुद्दत में भी मामूल के मुताबिक मेरे आदमी वक्तन फवक्तन लोगों की नकलो हरकत पर निगाह रखेंगे। B1 की मौत की खबरें आ जाने के बाद मैं फिलहाल बराह रास्त A2 को जवाब दे दूं, इसलिए मेरे आदमियों के बारे में तुम्हें मशवरा देने की जरूरत नहीं। अलबत्ता आइंदा की किसी गलती के अजाले के बारे में तुम्हारी तजवीज़ माकूल है। मैं अपने आदमियों से कड़ी बाज़पुरस करूंगा कि तुम्हारी निगाहों से खुद को क्यों महफूज ना रख सके। मेरे पास वक्त कम है, मैंने रस्टवाज पर निगाह डालते हुए कहा। तुमने अभी तक ये नहीं बताया कि तुम्हारे यहाँ आने का मकसद क्या था। मेरी दानिश में तुमने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती की है, मुझे एहसास है। उसने नीमबाज आंखों से मेरी तरफ देखते हुए एतराफ़ किया, लेकिन मैं शदीद उलझन से दो चार हूँ। शायद कल तुमने A2 से रक्षी की शिकायत की है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि तुमने आखिरी बार उसे कहाँ देखा था। उसकी संजीदगी और तशवीश पर मैं उसकी कामयाब अदाकारी की तारीफ किए बगैर न रह सका। उससे क्या ताल्लुक है तुम्हारा? A2 ने उसे ठिकाने लगाने का हुक्म दिया है, लेकिन मैं सारे शहर की खाक छान कर भी उसका सुराग नहीं लगा सका। वो कल शाम से लापता है। तुमने उसे कहाँ छोड़ा था? मेरा जी चाहा कि उसे उसकी अदाकारी पर खरी खरी सुना डालूं।
मैंने रक्षी से मिलने वाले नंबर पर फोन किया तो कासिम के रूप में सिवन की आवाज साफ पहचानी थी। ये और बात है कि मैंने उस पर अपनी शनाख्त का इजहार नहीं किया था। मैं उसे बता चुका था कि मैंने रक्षी को मदहोश हालत में इंडस होटल में छोड़ा था, जहां मकफिल कमरे की चाबी अंदर ही खिसका दी थी ताकि वो होश में आकर खामोशी से वापसी की राह इख्तियार कर सके। लेकिन मुझे जुबान बंद ही रखनी पड़ी। उस मरले पर मेरी जुबान से तंजामेज इंकिशाफ सुनकर वो सवाल कर सकता था कि मैंने उसकी आवाज पहचान ही ली थी तो उसी वक्त मामला साफ क्यों नहीं किया था। इंडस होटल के कमरा नंबर 102 में वो नशे में धुत पड़ी हुई थी। मैंने सपाट लहजे में कहा, यह तो तुम मुझे बता ही चुके थे। उसने गहरा सांस लेकर कहा और मैं चौंक पड़ा। कब? मैं तहय्युर ज़दा अंदाज में सवाल किया। इस मौजू पर तो तुमसे मेरी बात ही नहीं हुई थी, तुम्हें पूरी बात ही बताना पड़ेगी। वो कमजोर लहजा में बोला। दरअसल वो मेरे ही घर में रह रही थी, लेकिन मुझे उसकी मसरूफियात का कतई इल्म नहीं था, क्योंकि मैं खुद अपने कामों के सिलसिले में दिन भर बल्कि रात गए तक घर से बाहर रहता हूँ। मुझे जरा भी इल्म नहीं था कि वो तुम्हारे पीछे क्यों लगी थी और उसे उस काम पर किसने उकसाया था। कल रात तुमने उसके बारे में फोन पर मुझे धमकियां दी तो मैंने तुम्हारी आवाज पहचान ली थी। मेरा ख्याल था कि तुम भी मेरी आवाज शनाख्त कर लोगे, लेकिन तुम इस मामले में बिल्कुल ही अनाड़ी साबित हुए। वो रात भर घर नहीं लौटी। उस असना में मुझे A2 से उसके बारे में हदायत मिल चुकी थी। उकताकर 3 बजे मैंने होटल फोन किया तो मालूम हुआ कि रक्षी रात 2:15 बजे सरसहमगी के आलम में वहां से एक टैक्सी में रवाना हुई थी और अब मैं उसकी तलाश में हूँ। तो कासिम के रूप में फोन पर तुम ही थे। मैंने हैरत से कहा, लेकिन हकीकी मानों में मुझे हैरत इस बात पर थी कि उसने किसी मसलहत के तहत मेरे सामने हकीकत के इजहार का फैसला कर लिया था। शायद उसे शुबा हो गया था कि मैंने फोन पर उसकी आवाज पहचान ली थी। इस तरह रक्षी के एतराफात की रोशनी में C1 की तरफ से मेरा बदजन होना लाजमी था। उसने मेरी निगाहों में अपना मकाम बरकरार रखने के लिए खुद ही बात खोल ली थी और साथ ही ये भी वाजे करने की कोशिश की थी कि रक्षी का मुझसे टकराना उसके या तंजीम के किसी प्रोग्राम का हिस्सा नहीं था, जबकि मेरे लिए यह बात हर शुबे से बालातर थी कि तंजीम के किसी जिम्मेदार रुकन ने सिकंदर अली के बाद रक्षी को बिलवास्ता तौर पर मेरे सर पर मुसल्लत करने की कोशिश की थी ताकि उसके जरिए मेरी जुमला मसरूफियात पर निगाह रखी जा सके। रूप क्या? मेरा नाम ही कासिम है, उसने खिफत अमेज अंदाज में कहा। अब तुम ये बताओ कि मैं उसे कहां से पैदा करूं? तुम होटल से तस्दीक कर चुके हो कि मेरा बयान दुरुस्त था। वो दोनों मरतबा मुझे सड़क पर ही टकराई थी। मुझे उसके बारे में एक फोन नंबर के अलावा कुछ भी मालूम नहीं है और वह नंबर बकौल तुम्हारा अपना है। वैसे मैं उसे बिल्कुल फरामोश कर चुका हूँ क्योंकि A2 ने मुझे यही हुक्म दिया था। उसके मुताबिक अब रक्षी को देखना तुम्हारी जिम्मेदारी है। मैं दोस्ताना हैसियत में तुम्हारे पास आया हूँ। वो मुसालिहाना लहजे में बोला। आज तक ऐसा नहीं हुआ कि मुझे कोई हुक्म मिला हो और मैं उसकी तामील से कासिर रहा हूँ। रात गए उसका नशा उतर भी गया था तो जहन जरूर धुंधलाया हुआ होगा। ऐसी हालत में उसे सीधा घर वापस आना चाहिए था, लेकिन उसका तो सुराग ही नहीं मिल रहा। वैसे वो औरत है, मेरी मानी के लहजे में कहा। हो सकता है कि उसकी परागंदा ज़हनियत भांप कर ड्राइवर को शरारत सूझी हो। तुम्हें इंडस होटल से टैक्सी ड्राइवर के बारे में मालूमात हासिल करनी चाहिए। मुझे भी ये शुबा हुआ था। मैं ड्राइवर तक पहुंचने में कामयाब हो गया था। वो बाल बच्चे वाला शरीफ आदमी है, उसके हाथ साफ है। उसने रक्षी को एयरपोर्ट के एक होटल में उतारा था। एक लहजा के लिए रुक कर उसने सिगरेट का कश लिया, फिर थके हुए लहजे में बोला, मैंने कोई इम्कान नजरअंदाज नहीं किया, लेकिन टैक्सी से उतरने के बाद किसी ने उसे नहीं देखा। वो टैक्सी को होटल के कंपाउंड में ही ले जाने के बजाय फाटक के करीब सड़क ही पर उतर गई थी। टैक्सी ड्राइवर ने उसे नीम तारीख अहाते में दाखिल होते देखा था। हो सकता है कि टैक्सी के रवाना होते ही दोबारा बाहर आ गई हो, लेकिन ये बात अभी तक साफ नहीं हुई कि तुम यहाँ क्यों दौड़े चले आए। मैंने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, क्या तुम ये समझ रहे हो कि मैंने उसे अगवा करके कैद किया हुआ है? अरे नहीं, वो जल्दी से बोला। रक्षी के मामले में A2 ने बहुत इख्तिसार से काम लिया था। मेरा ख्याल था कि तुमसे मिलकर मालूमात में कुछ इजाफा हो सकेगा। और हाँ, अब आ ही गया हूँ तो ये भी सुन लो कि किसी मिशन के लिए तुम जिन आदमियों का इंतखाब करने वाले हो उनके क्वाइफ से मुझे बाखबर कर देना, ताकि मैं उनके बारे में तहकीकात करके तुम्हें बाखबर कर सकूं कि किस हद तक काबिल एतमाद साबित होंगे। लेकिन इस बारे में मुझे तो कुछ नहीं बताया गया। मैंने इस्तेबाह अमेज लहजा में कहा, मैंने हिदायत तुम तक पहुंचा दी। अमल करना या ना करना तुम्हारी अपनी जिम्मेदारी है। हो सकता है A2 को ये नुक्ता बाद में याद आया हो। हंगामी हालत में ऐसी गड़बड़ हो ही जाती है। उसके बाद तो वो चला गया, लेकिन मेरे जहन में कई बड़े बड़े निशान उभर आए। बज़ाहिर रक्षी के गायब होने की माकूल वजह मौजूद थी। खाने के दौरान में मेरा जहन उसी गुत्थी में उलझा रहा। फिर मैंने खास तौर पर उस मामले को देखने का फैसला कर लिया। सुल्तान शाह को मैं 1000 रुपए पेशगी अदा कर चुका था। उसका पता मेरे पास मौजूद था। मेरी दानिश में उससे काम लेने का वक्त आ गया था। खाने से फारिग होकर मैं पठान कॉलोनी की तरफ रवाना हो गया। एक नाहमवार शिकस्ता सड़क से गुजरता हुआ कॉलोनी में पहुंचने के बाद कार के दरवाजे मकफिल करके मैं पलटा ही था कि 10-11 बरस की उम्र का एक सुर्ख और सफेद बच्चा मेरे करीब आ पहुंचा और शिकस्ता लेकिन धीमे लहजे में बोला, साहब माल चाहिए? बढ़िया सराजीत और चरस देखेगा तो तेरा तबीयत खुश हो जाएगा। मैदान में 4 पायों पर बैठे और लेटे हुए लोगों के लिए नई कार कोई अचंभे की बात नहीं थी। हर एक बेफिक्री से अपनी मसरूफियात में खोया हुआ था। पिशावरी तर्ज के मखसूस चाय खानों में चूल्हों पर चढ़ी हुई तामचीनी की
केतलियों से निकलने वाली भाप फिजा में दूर तक फैल रही थी, लेकिन उस कमसिन लड़के की गुफ्तगू मुझ तक महदूद थी। अलबत्ता मैंने तकरीबन फौरन ही यह भाप लिया था कि एक दुकान के सामने अफगान तर्ज के लिबास में मलबूस एक शख्स पत्थर पर बैठा मेरी तरफ देख रहा था। मेरा दिल चाहा कि बात आगे बढ़ाकर कम अज कम गैर रवायती अंदाज में दुकानदार से वाकफियत हासिल की जाए, लेकिन मेरे पास वक्त कम रह गया था। मैं उस लड़के के बालों में हाथ फेरकर मुस्कुराते हुए आगे बढ़ गया। सड़क नुमा खंडरात के किनारे किनारे बुलंदी से बहकर आने वाले गंदे पानी के मुताफन नालियों से बचकर थोड़ी दूर बढ़ने के बाद मुझे वो दर्जी खाना नजर आ गया जहां मुझे तोती खान से मिलना था। उस दुकान के साथ वाली गली में दाहिने हाथ पर 7वां दरवाजा सुल्तान शाह के घर का था। दुकान मिल जाने के बाद मैं चाहता तो बासानी बराह रास्त उसके दरवाजे पर दस्तक दे सकता था, लेकिन उसने मुझे बता दिया था कि पहाड़ी पत्थरों और गारे से बनी हुई उस आबादी में किसी अजनबी का दरवाजे पर दस्तक देना मायूब समझा जाता है। बेवक्त की मजबूरी और बात थी, लेकिन उस वक्त खुद को गली में सुल्तान शाह के पड़ोसियों की निगाहों का मरकज बनाना मुनासिब नहीं था। तुझे खान पगड़ी और वास्केट में मलबूस एक बारिश नौजवान साबित हुआ जो मशीन के हक में बैठा इन्हिमाक के साथ सलाई में मसरूफ था। मेरे सफसार पर उसने दाढ़ी पर हाथ फेर कर काजल भरी आंखों से मेरा जायजा लिया, फिर मुतल्ला किया कि वो खुद ही तोती खान था। सुल्तान शाह से मुलाकात का मद्दा सुनते ही उसने पलट कर पश्तो में एक लड़के को कुछ हदायत दी और वो स्त्री का प्लग निकाल कर फौरन ही गली में दौड़ता चला गया। तोती खान ने लकड़ी का एक चिकिस्ता स्टूल मुख्तसर सी दुकान के बाहर पत्थरों से बने हुए चबूतरे पर रख दिया। उसने चाय पिलाने पर इसरार किया, लेकिन मैंने उजलत का बहाना करके उसे टाल दिया। फिर भी उसमें इतना इखलाक पाया जाता था कि जब तक सुल्तान शाह नहीं आया वो काम रोके मेरी तरफ मुतवज्जा रहा, क्योंकि मैं उसका गाहक नहीं बल्कि उसका मेहमान था। सुल्तान शाह को देखते ही मैं तोती खान से गर्मजोशी से हाथ मिलाकर संगी चबूतरे से नीचे उतराया और सुल्तान शाह को साथ लेकर अपनी कार की तरफ बढ़ता चला गया। मैं तो समझा था कि तुम मुझे भूल ही गए, सुल्तान शाह पुरमुसर्रत लहजे में बोला। मुझे देखकर उसके चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई थी। कुछ दिन और ना आते तो मैं दूसरे काम की तलाश शुरू कर देता। ऐसी हमाकत नहीं करोगे, मैंने संजीदगी से कहा। तुम्हें वक्त पर तनख्वाह मिलती रहेगी, छोड़ना होगा तो पहले बता दूंगा, लेकिन साहब तनख्वाह के साथ काम भी तो होना चाहिए, उसने एहतजाज आमेज लहजे में कहा। घर पर पड़े पड़े हाथ पैरों में जंक लग रहा है। ज्यादा दिन घर पर पड़ा रहा तो देखने वाले शुबा करने लगेंगे कि मेरे पास अखराजात के लिए रकम कहाँ से आ रही है। अकल से भी अधूरे ही हो, इतने बड़े शहर में 2-4 घंटे कहीं भी गुजार सकते हो। वैसे अब तुम्हारे लिए काम निकल आया, मैंने कहा। कार में उसे साथ लेकर वापस रवाना होते हुए मैंने उस रक्षी के बारे में हर वो इम्कानी शनाख्त बताई जो उस वक्त मुझे याद थी। कासिम के बारे में मुझे इतना ज्यादा नहीं बताना पड़ा। उसका चेहरा इतना खौफनाक और मुनफरिद था कि उसे हजारों की भीड़ में भी आसानी से पहचाना जा सकता था। कासिम का पता मैं नंबरों की तरतीब वाली टेलीफोन डायरेक्टरी से पहले ही नोट कर चुका था। जब सुल्तान शाह को यह मालूम हुआ कि उस पते पर रहने वाले बदसूरत शख्स के जरिए उसे लड़की का सुराग लगाना है तो वो पुरजोश नजर आने लगा। मैंने उसे उस इम्कान से भी बाखबर कर दिया था कि रक्षी कहीं कासिम ही के घर में रुपोश न हो। वो आदमी काबिल एतमाद था, लिहाजा मैंने उसे अपना फोन नंबर याद करवा दिया। उसे नंबर नोट करना चाहा तो मैंने उसे सख्ती से मना कर दिया। उस मुहिम में अगर वो फंस जाता तो उसके पास से बरामद होने वाला नंबर फौरी तौर पर मेरे और उसके ताल्लुक की निशानदेही कर सकता था। राजदारी और एहतियात के बारे में उसे मुख्तसर सा लेक्चर देकर मैंने उसे लसबेला पर उतार दिया। तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक उसे 8 बजे फोन पर मुझे अपनी कारकर्दगी की इत्तला देना थी। मैं 4:30 बजे इंडस होटल पहुंच गया। वहां मैनेजर मुझे देखते ही मेरी तरफ लपका था। उसे रात गए रक्षी की वापसी के बारे में बताते हुए अपनी दानिश्त में इंकशाफ किया कि सुबह 3 बजे किसी शख्स ने होटल फोन करके रक्षी के बारे में खासी मालूमात हासिल की थी, जिसमें रक्षी को ले जाने वाली टैक्सी का नंबर भी शामिल था, जो रक्षी की बेवक्त रवानगी के बायस इस्तकबालिया क्लर्क ने एहतियातन नोट कर लिया था। सब ठीक है, तुम्हें फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं। और सर एक फोन और आया था अभी थोड़ी देर पहले, उसने मुआजर खाना लहजे में कहा। वो जानना चाहता था कि आप होटल के किस कमरे में ठहरे हुए हैं। हाँ, मेरे पास 4-5 मेहमान आने वाले हैं, मैंने मुड़कर कहा। उन्हीं में से कोई रहा होगा। उससे जान छुड़ाकर मैं कमरे में पहुंचा तो मेरे जहन पर एक बोझ सा सवार था। अगर कासिम या C1 वाकई रक्षी की मोहब्बत में मुब्तला था तो मेरे लिए एक उलझन का आगाज हो चुका था। उसे यकीनी तौर पर यह बात पसंद ना आई होगी कि मैंने रक्षी की चाल उस हद तक उस पर उल्टा दी थी कि A2 ने उसके लिए सजाए मौत का फैसला सादिर कर दिया था। बज़ाहिर ऐसा मालूम हो रहा था कि कासिम ने A2 की हुक्म अदूली का इल्जाम अपने सर लिए बगैर रक्षी को बचाने का फैसला कर लिया था और गालबन खुद ही उसे कोई कमीगाफ फराहम करके उसके लापता होने की कहानी उस चालाकी से फैला रहा था कि उसकी तलाश की मसनूई मुहिम में उसने हर उस शख्स से राब्ता कायम कर लिया था जो पिछली रात किसी भी तरह रक्षी से मिल चुका था। रक्षी के बारे में मेरे मोहतात रवैये पर वो दिल ही दिल में बदजन जरूर रहा होगा, लेकिन एक तंजीम से वाबस्तगी की बिना पर वो खुलकर मुझसे मुखालफत मोल नहीं ले सका था, क्योंकि रक्षी के मामले में A2 की हदायत ने मुझे तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर दिया था। लेकिन मैं उस वक्ती कामयाबी पर फिलहाल मुतमिन नहीं था। कासिम मेरे लिए दोस्त के रूप में चालाक दुश्मन की हैसियत इख्तियार कर गया था और अपने दिल की भड़ास निकालने के लिए मुझ पर बेखबरी में कोई मोहलक वार भी कर सकता था।
मामला अगर दो बदू तसादम का होता तो शायद मुझे अपनी फिक्र लाहक न होती। ऐसी सूरत में ताकत और ज़हनी सलाहियतों के इस्तेमाल से हर खतरे का तदराक किया जा सकता था, लेकिन मौजूदा सूरत हाल में सिर्फ मोहतात रवि ही काम आ सकती थी, क्योंकि मेरे पास उसके खिलाफ कोई वाज़ेह सबूत नहीं था। इलेक्ट्रॉनिक्स और दूसरे जदीद हरबों के बारे में कासिम की महारत का मुजाहरा मजीवा हाउस के 3 नंबर कमरे में MT300 की मुंतकिली वगैरह के मौका पर देख ही चुका था। उसके लिए फोटोसेल से कैमरे और टेप रिकॉर्ड के बजाय कोई हथियार मुंसलिक करना बाएं हाथ का खेल था। हाँ, अगर मुझे किसी तरह यह सबूत मिल जाता कि रक्षी वाकई उसकी तहवील में है, तो न सिर्फ मैं खुद बराह रास्त कासिम की गोशमाली कर सकता था, बल्कि A2 को सही सूरत हाल से आगाह करके कासिम के खिलाफ भी महाज तैयार कर सकता था। और उसका तमाम तर इन्हिसार सुल्तान शाह की रात पर मिलने वाली रिपोर्ट पर था। मैं उसी अधेड़ बुन में मुब्तला था कि फोन की घंटी ने मुझे चौंका दिया। रिसीवर उठाने पर ऑपरेटर ने मुझे किसी औरत की कॉल की इतला दी और हैरान कर दिया। उसने लाइन मिलाई तो अपनी हेलो के जवाब में मैंने रक्षी की आवाज फौरन पहचान ली। तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। उसका लहजा बेहद तलख था। मुझे बस अंदाजे की गलती हुई कि तुम्हारी मक्कारी न समझ सकी। तुम क्या, तुम्हारा बाप भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अलबत्ता मैं तुम्हारी जिंदगी तलख करके रहूंगी। अच्छा नहीं तो कुछ ऐसा बुरा भी नहीं किया, मैंने कहा। बिगाड़ना चाहता तो इस काबिल भी ना छोड़ता कि तुम अपनी टांगों पर चलकर होटल से जा सको। मेरे बाप को मरे हुए मुद्दत गुजर चुकी है। वो तुम्हें क्यों याद आ रहा है? मुझे मालूम है तुम्हारी हैसियत चिड़ी के गुलाम से ज्यादा की नहीं है। उसकी आवाज तहकीर अमेज होगी। तुम जिसके इशारों पर नाचते हो उसे भी बता देना कि मेरी पुश्त पर मजबूत लोग हैं, बड़े बदजोक लोग हैं। मैंने उसकी बात काट कर कहा, मगर मैं ये नहीं समझ सका कि तुम रुपोश क्यों हुई हो। तुम अहमक हो, इसलिए मुझे चाबी समेत बेहोश छोड़ गए। तुम्हारा आका इस बात को दरगुजर न कर सकेगा कि उसके किसी आदमी की मुखबरी का एतराफ करने वाली आज़ादी से जिंदा रह सके। अब तुम मुझसे होशियार रहना। पेशगी इंतबाह का शुक्रिया, मैंने संजीदगी से कहा, लेकिन मैं जरूर बताना चाहूंगा कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी किसी औरत पर हाथ नहीं उठाया है। अब औरत ही तुम पर हाथ उठाएगी। उसके साथ ही उसकी तरफ से सिलसिला मुनक़ते कर दिया गया और लाइन बेजान होगी। रक्षी का यूं फोन पर धमकियां देना मेरे अंदेशों की तायीद कर रहा था। अगर वो कासिम को एतमाद में लिए बगैर रपोश होती तो उस कलील सी मुद्दत में किसी की पुष्टपनाही हासिल होना नामुमकिन था और उसे खौफ के आलम में खामोशी के साथ अपनी कमीनगाह में रपोश रहना चाहिए था। इस तरह कुछ अरसा बाद उसका नाम भी ज़हन से महव हो सकता था, लेकिन वो मुजरमों के से पेशा वाराना अंदाज में मुझे ललकार बैठी थी। हर किस्म की धमकियां देने के बावजूद उसने ये नहीं बताया था कि वो खुद भी मेरे ऊपर वालों के ताबे थी और उसने सजा के खौफ में रपोशी के साथ बगावत की राह इख्तियार कर ली थी। उसे मुझसे बदला लेना ही था तो मुझे होशियार किए बगैर बेखबरी में कोई भी वार कर सकती थी। उसके फोन करने का मकसद कुछ और ही मालूम होता था और उस मंसूबे के पसे पुश्त लाजमन कासिम का ज़हन कारफरमा था। उसने रक्षी को रपोश जाहिर करने की हर मुमकिन कोशिश कर डाली थी, लेकिन वो मेरे लहू का प्यासा हो गया था। मुझ पर कोई वार करने से पहले उसने मुझे रक्षी से धमकियां दिलवाई थी। उसे उम्मीद रही होगी कि यह खबर मेरे जरिए A2 तक पहुंच जाएगी। फिर जब कासिम मुझ पर हमला आवर होता तो अपनी जात को हर शुबा से बाला तर रखते हुए उस कार्रवाई को रक्षी के हामियों से मंसूब करके A2 की जवाबदेही से साफ बच निकलता। अगर मेरा क्यास दुरुस्त था तो वो रात मेरे लिए महफूज थी। कासिम मुझे इतना वक्त जरूर देता कि मैं उस रात के 1 से 3 बजे के दरमियानी वक्फे में A2 को फोन पर रक्षी की धमकियों की इत्तला दे सकूं। उस दौरान में मुझे खौफजदा करने और रक्षी की धमकी में जोर पैदा करने के लिए कोई छोटी मोटी कार्रवाई की जा सकती थी, जिसमें शायद मेरे लिए ज्यादा खतरा ना होता। हाँ, अगली सुबह से उस महाज पर भरपूर कार्रवाई का आगाज हो सकता था। मेरे ख्यालात का तसलसल ज्यादा देर बरकरार न रह सका। दस्तक के जवाब में मैंने दरवाजा खोला तो हामिद हस्बे वादा 3 नौजवान और खुशपोश लड़कों के साथ मौजूद था। मैं रास्ता छोड़कर एक तरफ खड़ा हो गया। मेरी निगाहें नाकदाना अंदाज में उन तीनों की एक एक हरकत का जायजा ले रही थी। उस वक्त पहली बार मुझे अपनी एक गलती का एहसास हुआ। यह शायद कासिम के पैदा करदा खतरात के बायस मैं ज्यादा हिसास हो गया था कि उन तीनों को एक साथ तलब करना मुनासिब नहीं था। वो लाख काबिले एतमाद हूँ, लेकिन थे तो ना तजुर्बाकार नौजवान ही। अगर उनमें से कोई एक पकड़ा जाता तो तशद्दुद के नतीजे में दूसरों की निशानदही भी कर सकता था। मैंने फैसला कर लिया कि इंतखाब के बाद इन तीनों में से किसी को दूसरे के प्रोग्राम से वाकिफ ना होने दूंगा। उनमें से 2 यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म थे, तीसरा शहर के कॉलेज में जेर तालीम था। वो तीनों ही आमद के काबिल एतमाद दोस्त थे और हर कीमत पर दुनिया देखने के मुतमनी थे। उनमें से एक ऐसा था जो अच्छे नंबरों के बावजूद मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेने में कामयाब नहीं हो सका था और अब मजबूरन आनर कर रहा था। उसकी दिली तमन्ना थी कि किसी तरह बरतानिया या यूरोप पहुंचकर किसी तिब्बी दरसगाह में दाखिले की कोशिश कर सके, क्योंकि खतो किताबे की तवालत में उसे मायूसी के सिवा कुछ हाथ नहीं आया था। अलबत्ता यह अंदाजा हो गया था कि जाती तौर पर भाग दौड़ करके कहीं न कहीं कामयाबी हो सकती है। दूसरा लाउबाली मिजाज का मालिक नजर आता था और हमेशा जिंदगी के हल्के फुल्के रुख पर निगाह रखने का आदी मालूम होता था। तीसरे की तबीयत में उबाशी का अंसर नुमाया था। शायद वो मगरबी मालिक की नाम निहाद आजादियों के किस्से सुन कर उनसे लुत्फानंदोज होने पर तुला हुआ था, लेकिन उनसे गुफ्तगू के बाद में हामिद के इंतखाब पर दाद दिए बगैर न रह सका। इंसानों के पर के बारे में मेरे तजुर्बात की रोशनी में उन तीनों में एक अंसर मुश्तरक था।
उनसे आसानी के साथ कोई राज उगलवाना तकरीबन नामुमकिन ही नजर आता था। हाँ, तशद्दुद के सामने जिस्मानी मुजाहमत जवाब दी जाती तो और बात थी। चाय वगैरह पिलाने के बाद मैंने उन तीनों को रुखसत कर दिया। उस रस्मी तारुफ के बाद मैं बकिया मामलात हर एक से मुख्तलिफ औकात में अलग अलग तय करना चाहता था। तुमने कोई बात नहीं की उनसे? तखलिया होते ही हामिद बरहम होकर बोला और मैं उसकी जुरातमंदी पर हंस दिया। बात अलग अलग होगी ताकि एक दूसरे के प्रोग्राम का इल्म ना हो सके। मैंने हंसते हुए कहा, वैसे तीनों ही लड़के कारामद हैं। इस तरह मुझे ये भी मालूम हो जाएगा कि वो एक दूसरे को किस हद तक एतमाद में लेते हैं। इसका तो मतलब ये हुआ कि तुम मुझे भी घसीटोगे। वो मेरी आंखों में देखते हुए बोला, मैं कह चुका हूँ कि मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, ना मुझे लालच है। मैं जो कुछ कर रहा हूँ मेरे लिए वही काफी है। अब तुम इन तीनों में से हर एक से अलग अलग मिलोगे और उसे बताओगे कि सिर्फ उसी का इंतखाब हुआ है, बाकी दो मुस्तरद कर दिए गए हैं। लिहाजा वो फौरी तौर पर अपना पासपोर्ट बनवाने के लिए तस्वीर तुम्हें दे दे। इन तीनों की तस्वीर तुम मुझे पहुंचा दोगे, बल्कि पासपोर्ट के फार्म भी मुकम्मल करवा लेना। उनकी फोटोस्टेट की सूरत में क्वाइफ मेरे पास महफूज रहेंगे, तो वही क्यों ना अपने पासपोर्ट बनवा लें। फार्म की नकलें मैं तुम्हें ला दूंगा। किसी दफ्तर में उनका एक दूसरे से सामना हो सकता है, ये काम मैं खुद करवाऊंगा। मैंने फैसला कुछ लहजे में कहा, तुम 2-3 रोज में उनसे फार्म मुकम्मल करवा लो। मौका मिलते ही मैं खुद तुमसे राब्ता कायम कर लूंगा। उसके लबों पर तीखा सा तबस्सुम तर गया। ये बहुत अच्छी बात है कि अब तक तुमने अपने ठिकाने के बारे में मुझे कुछ नहीं बताया। इस तरह मुझ पर किसी जिम्मेदारी का भार नहीं है। ठिकाना? मैंने जल्दी से बात बनाते हुए कहा, मैंने तुम्हें बताया तो था कि दूसरे शहर से आया हूँ। यहाँ मैं इस होटल में ठहरता हूँ। आज रात जरूरी काम से बाहर जा रहा हूँ। वापसी 1-2 रोज में हो सकती है और हफ्ता भी लग सकता है। इसीलिए मैंने खुद राब्ता कायम करने की बात की थी, वरना मुझे तुम पर पूरा एतमाद है। ये कहते हुए मैंने जेब में हाथ डाला ही था कि हामिद ने मुझे रोक दिया। वो इन तीनों की रवानगी का प्रोग्राम तय होने के बाद ही रकम लेने का इरादा रखता था। उसके चले जाने के बाद मैंने पिछली रात की बची खुची बोतल पुरस्कून अंदाज में अपने मैदे में मुंतकिल की और फिर कमरे का अलविदाई जायजा लेकर बाहर निकला। काउंटर पर हिसाब किताब साफ करके थोड़ी देर बाद मैं बाहर निकला तो फिजा पर खासा धुंधलका फैल चुका था और खंभों पर लगे हुए स्ट्रीट लैंप रोशन हो चुके थे। मैंने रसवास्त का जायजा लिया तो 8 बजने में खासी देर बाकी थी। मैं इत्मीनान से घर पहुंचकर सुल्तान शाह के पैगाम का इंतजार कर सकता था। इंडस होटल शहर के उस कदीम कारोबारी इलाके में वाक़ था जहां जमीन का हर इंच सोने का मोल रखता था। लिहाजा उम्दा इमारत के बावजूद वो होटल पार्किंग की सहूलत के मामले में बिल्कुल ही यतीम था। मैं मुख्तसर से पोर्च से निकलकर फुटपाथ पर आया और उस गली की तरफ चल दिया जहां मैंने अपनी कार छोड़ी थी। कार का दरवाजा खोलते हुए मैं बहुत चौकन्ना था। मेरे ज़हन में ये इम्कान मौजूद था कि कहीं कासिम या उसके किसी हवारी ने मौका पाकर कोई कारगुजारी ना दिखा दी हो। होटल में रक्षी की गाल से ये जाहिर हो चुका था कि वे लोग इस वक्त मेरी इंडस होटल में मौजूदगी से बाखबर थे और उनके लिए कुर्ब जवार में थोड़ी सी तलाश के बाद मेरी कार तक पहुंचना आसान था। दरवाजे की होल में चाबी घुमाते हुए मुझे किसी धमाके का खौफ लाहक था, लेकिन जब कुछ भी ना हुआ तो अपनी जहनी कैफियत पर मुझे खुद ही गुस्सा आने लगा। सीवन या कासिम लाख ज़हीन और तकनीकी आदमी से ही, लेकिन मेरी तरह एक इंसान था। अपने जहन पर उसकी मायराना बर्तरी का खौफ मुसल्लत करके मैं नाकाबिल तसव्वुर तबाही से दुचार हो सकता था। मैंने सर झटक कर ड्राइविंग सीट संभाली और इग्निशन ऑन करके इंजन स्टार्ट किया और तेजी के साथ अपने घर की तरफ रवाना हो गया। मैं किसी भी वाकया से दोचार हुए बगैर बाहिफाजत घर पहुंच गया तो मुझे रक्षी और कासिम की हिकमत अमली के बारे में अपना पहला ख्याल दुरुस्त नजर आने लगा। फोन पर रक्षी की धमकी के बाद कासिम मुझे इतनी मोहलत देना चाहता था कि मैं फोन पर A2 को नए खतरे से आगाह कर सकूं। अगर मैं कासिम के बारे में कुछ कहे बगैर A2 को रक्षी के बारे में आगाह कर देता तो इस हवाले से C1 यानी कासिम को मामला साफ करने की हदायत देता और रक्षी की रुपोशी के उज़र के साथ हदायत की तकमील का वादा कर लेता। इस तरह उसे मेरे खिलाफ मनमानी कार्रवाइयों की खुली छूट मिल जाती। मेरे साथ पेश आने वाली हर वारदात को वो बिला तकल्लुफ रक्षी और उसके मफरूजा हमायतों से मंसूब कर देता।